हरदीप पुरी आउट ऑफ नोवेयर 2017 में केंद्रीय मंत्री बने। अब एप्स्टीन फाइल्स में उनका नाम आया है। एप्स्टीन एक भयानक सेक्स ऑफेंडर जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी फाइल्स में हरदीप पुरी का नाम। आरोप है कि 2014 से 17 के बीच हरदीप और एप्स्टीन के बीच 62 ईमेल्स एक्सचेंज हुए। ईमेल में डिजिटल इंडिया का जिक्र है और कमाल की बात यह है कि तब तक भारत में यह लॉन्च भी नहीं हुआ था। ईमेल्स में हरदीप एप्स्टीन के एक्सोटिक आइलैंड का जिक्र करते हैं, कहते हैं आप मजे करो। वैसे भी इसके लिए आपको किसी उत्साहवर्धन की जरूरत नहीं है। एक्सोटिक आइलैंड जिसका जिक्र हरदीप कर रहे हैं, उसके बारे में हरदीप को कितना पता रहा होगा? हरदीप किस मजे की बात कर रहे थे? अच्छा, हरदीप के मंत्री बनने के बाद मोदी ने कई क्रूशियल विदेश यात्राएं की। इन विदेश यात्राओं के बाद सबसे बड़ा बेनिफिशियरी दिखा अडानी। अडानी के ऊपर अमेरिका में डीओजे में यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में केस चल रहा है। देश के अंदर भी मोदी अडानी को लेकर पूछे जा रहे सवालों से घिरे हुए हैं। अमेरिका लगातार हमें दबा रहा है। अलग अलग कहानियां हैं, लेकिन सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड भी हो सकती हैं। क्राइम दो तरह के होते हैं, एक लीगल और एक मोरल। मोरल क्राइम लोग अपने हिसाब से तय करते हैं। एक कुख्यात सेक्स ऑफेंडर जिसे 2008 में सजा दी जा चुकी थी, उसके साथ एक पूर्व राजनयिक के संबंध मोरली करप्ट लगते हैं। पीएम की विदेश यात्राओं के बाद एक व्यापारी को हो रहा फायदा भी मोरली गलत दिखता है। पॉलिटिकल क्राइम स्टोरी के इस एपिसोड में बात इसी मोरल क्राइम और नेक्सस पर। नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। कांग्रेस के आरोप हैं कि साल 2014 से 17 के बीच हरदीप सिंह पुरी और कुख्यात सेक्स ऑफेंडर जेफरी एप्स्टीन के बीच कुल 62 ईमेल्स एक्सचेंज हुए। इनमें से 32 ईमेल पुरी की तरफ से भेजे गए और 30 एप्स्टीन की तरफ से पुरी को मिले। 24 अक्टूबर 2014 की एक ईमेल में एप्स्टीन हरदीप पुरी से अपनी असिस्टेंट के लिए वीज़ा अरेंज करने में मदद मांगता है। जवाब में हरदीप पुरी लिखते हैं, मेरा आदमी बजाज वो कर देगा। 25 सितंबर के एक मेल में हरदीप लिखते हैं, मैं अभी फ्रैंकफर्ट पहुंचा हूं। 29 तारीख को मैं वापस न्यूयॉर्क में रहूंगा। अगर आपकी डायरी में अभी भी समय खाली है तो मैं आपसे मिलने के लिए 2, 3 या 4 अक्टूबर को कैलिफोर्निया आ सकता हूं। इसके बाद 11 और 12 अक्टूबर भी पॉसिबल है। उसके बाद मुझे भारत वापस आना है। ऑन जेफरी टेस्ट इन पीपल आई हैव नो डाउट हिज इंस्टिंक्ट्स आर इवन बेटर। 24 दिसंबर के एक मेल में हरदीप पुरी एप्स्टीन से मुलाकात की रिक्वेस्ट करते हैं। लिखते हैं, जब आप एक्सोटिक आइलैंड से वापस आएं तो एक बार मिलिएगा। यहां बात ईमेल्स तक नहीं रुकती। इसी टाइम पीरियड में एप्स्टीन और हरदीप पुरी के बीच 14 मुलाकातें भी होती हैं। इनमें से 9 मुलाकातें सिर्फ 2014 में हुई, 5, 6, 8 और 9 जून को, फिर 19, 23 और 24 सितंबर और 9 व 10 अक्टूबर को। अब टाइमलाइन का इत्तेफाक देखिए, मई 2014 में नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। ठीक उसके अगले महीने जून 2014 से हरदीप पुरी और एप्स्टीन के बीच मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। क्या ये महज संयोग था या सत्ता परिवर्तन के बाद कुछ नए नेटवर्क शुरू हुए? सत्ता परिवर्तन के बाद एक नई कहानी जन्म ले रही थी। जब हरदीप पुरी एप्स्टीन से मुलाकातें कर रहे थे, उस समय ये किसी मंत्रालय की कमान नहीं संभाल रहे थे, ना ही किसी आधिकारिक पद पर तैनात थे। एक पूर्व राजनयिक के तौर पर उनकी अपनी पहचान जरूर थी, लेकिन उस समय वो सरकार के भीतर निर्णय लेने वाली भूमिका में नहीं थे। लेकिन उनके पास सरकार से जुड़ी हुई कई जरूरी जानकारियां थी। ये एप्स्टीन के साथ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को लॉन्च होने से 6-7 महीने पहले ही डिस्कस कर रहे थे। जो प्रोग्राम लॉन्च ही नहीं हुआ, उसकी जानकारी उनके पास पहुंची कहां से, और उसे ये एप्स्टीन के साथ किस हैसियत से, किस कैपेसिटी में शेयर कर रहे थे? क्या कोई फॉर्मल जिम्मेदारी सौंपी गई थी? यह भी समझना जरूरी है कि सामने वाला शख्स था कौन। जेफरी एप्स्टीन ना तो किसी देश का प्रधानमंत्री, ना राष्ट्रपति, ना किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का चीफ, ना ही कोई बिजनेसमैन। उसका परिचय एक फाइनेंसर के तौर पे था, जो साल 2008 से ही गंभीर आपराधिक मामलों में घिरा था। अगर भारत के हितों की बात करनी थी तो किसी सरकारी प्रतिनिधि से, किसी मान्यता प्राप्त संस्था से, किसी पॉलिसी मेकर से की जाती। एप्स्टीन क्यों? जब इन मुलाकातों पर सवाल उठे तो दलील आई, चर्चाएं इंडिया के इंटरेस्ट में थी। उसके बाद इनके बयान समय के साथ बदलते दिखे। कभी कहा गया कि ऐसी मुलाकातें हुई ही नहीं, फिर कहा गया उस लिहाज से मुलाकातें नहीं थी,
फिर एक और बयान आया जिसमें बताया गया कि बस 3 से 4 मुलाकातें हुई थी। लेकिन जब दस्तावेज 14 मुलाकातों की तरफ इशारा करते हों तो 3-4 की बात अपने आप में सवाल खड़े करती है। अगर मुलाकातें नहीं हुई तो ईमेल्स क्यों कह रहे हैं? अगर सिर्फ 3-4 मुलाकातें थी तो बाकी तारीखें कहां से आ गई? और अगर 14 मुलाकातें थी तो उन्हें नकारने की जरूरत क्यों पड़ रही है? अरे भाई, आप दूसरे चेहरे से मिले। गोदी मीडिया तो अब ये कह ही रहा है, तो दूसरे चेहरे से जितनी बार मिले उतनी बार साझा कर देते। 2014 से 17 के बीच ईमेल्स और मुलाकातों का सिलसिला चलता है और इसी समय हरदीप सिंह पुरी का राजनीतिक प्रोफाइल भी धीरे धीरे बदलता दिखाई देता है। 2014 में वो सरकार में नहीं थे, लेकिन कुछ ही सालों में सक्रिय राजनीति का हिस्सा बन जाते हैं। 2017 में वो राज्यसभा के रास्ते संसद पहुंचते हैं, फिर मंत्री पद की जिम्मेदारी मिलती है। शहरी विकास, आवास, नागरिक उड्डयन और फिर पेट्रोलियम जैसे अहम मंत्रालयों से हरदीप पुरी जुड़ते हैं। यहां सवाल यह नहीं कि इनको मंत्री क्यों बनाया गया, सरकार का अधिकार है, जिसे चाहे जिम्मेदारी दे। सवाल यह है कि जिस दौर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवादित व्यक्ति के साथ लगातार संपर्क दर्ज हो रहे थे, उसी समय राजनीतिक पारी भी आकार ले रही थी। क्या यह भी महज एक संयोग था या फिर बड़े पावर सर्कल्स में सक्रिय नेटवर्किंग का हिस्सा? एप्स्टीन का कनेक्शन दुनिया भर के नेताओं के साथ था। यह जिसके साथ चाहे उसके साथ किसी भी नेता की मीटिंग करा सकता था। हरदीप पुरी के मोदी सरकार में आते ही ऐसा ही कुछ दिखता है। नरेंद्र मोदी की अलग अलग देशों के नेताओं के साथ मीटिंग्स फिक्स हुई, जहां कुछ MOUs यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स साइन किए गए, जिनका बेनिफिशियरी एकमात्र अडानी ग्रुप था, या फिर कहें ज्यादातर में अडानी ग्रुप था। शायद यही वजह है कि अडानी, जिसकी साल 2014 में कुल संपत्ति $5-7 बिलियन के आसपास थी, वो 2022 आते आते $100 बिलियन पार कर गई। सबसे पहले अप्रैल 2017 में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना दिल्ली आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मीटिंग हुई और साथ में बांग्लादेश की बिजली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अडानी से एग्जीक्यूशन समझौता भी कर लिया गया। इसके बाद नवंबर 2017 में अडानी पावर लिमिटेड ने बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के साथ एक और समझौता किया, जिसके तहत बांग्लादेश को अगले 25 सालों तक अडानी पावर लिमिटेड के झारखंड के गोड्डा में लगे प्लांट द्वारा उत्पादित 100% बिजली को खरीदना था। इस समझौते के बाद बांग्लादेश की आम जनता इसके विरोध में आ गई। साल 2023 में बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड ने अडानी पावर को पत्र लिखकर समझौते को संशोधित करने का अनुरोध किया। इसके बाद जैसे ही शेख हसीना के हाथ से सत्ता गई, तो बांग्लादेश की नई सरकार ने कहा कि सरकार अडानी ग्रुप के साथ हुए समझौते की शर्तों की समीक्षा करना चाहती है, साथ ही बिजली के लिए चुकाई जा रही कीमत को भी जांचना चाहती है। बांग्लादेश में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर अनु मोहम्मद ने इस समझौते को लेकर कहा, यह सौदा बांग्लादेश में बिजली की हमारी मांग को पूरा करने के लिए नहीं किया गया था, यह अडानी और मोदी को संतुष्ट करने के लिए किया गया था। यहां से अडानी पावर को लगने लगा कि बांग्लादेश सरकार यह समझौता रद्द कर सकती है, तो इसके लिए अडानी की यह कंपनी भारत में बिजली बेचने के लिए बैकअप प्लान तलाश करने लगी। कुछ ही दिनों के अंदर बांग्लादेश को बिजली आपूर्ति करने वाले गोड्डा संयंत्र को बिहार के लखीसराय में एक सब स्टेशन के माध्यम से भारतीय ग्रिड से जोड़ने की मंजूरी मिल गई। हालांकि इसकी तैयारी पहले से चल रही थी। अगस्त 2024 में जब बांग्लादेश में उथल पुथल का दौर चल रहा था, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस चल रही थी, तब केंद्र सरकार ने बिजली निर्यात संबंधी दिशा निर्देशों में संशोधन किया, जिससे अडानी पावर को घरेलू बाजार में वो बिजली बेचने की अनुमति मिल सके और उससे होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। बांग्लादेश के बाद प्रधानमंत्री मोदी की अगली मीटिंग हुई मलेशिया के प्रधानमंत्री नजीब तुन रजाक से। भारत की सबसे बड़ी निजी बंदरगाह संचालन कंपनी अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने मलेशिया के सेलंगोर राज्य के खैरी द्वीप पर एक ग्रीन फील्ड बंदरगाह बनाने की योजना बनाई, जिसका निर्माण मुख्य रूप से कंटेनरों के संचालन के लिए किया जाना था और ये बनाने से पहले मलेशियन सरकार की मंजूरी जरूरी थी। अडानी ग्रुप को मंजूरी नहीं मिल पा रही थी, लेकिन जब मार्च 2017 में मलेशिया के प्रधानमंत्री मोदी से मिले, तो उसके 1 महीने बाद ही अडानी ग्रुप को कैरी द्वीप पर एक मेगा कंटेनर पोर्ट बनाने के लिए हरी झंडी मिल गई। इसके बाद जुलाई 2017 में मोदी ने इजराइल का दौरा किया। इजराइल ये वही दौरा था जिसके बारे में एप्स्टीन ने लिखा कि नरेंद्र मोदी ट्रंप को खुश करने के लिए नाचे और गाए। नरेंद्र मोदी इजराइल का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। इस दौरे से अडानी ग्रुप को इजराइल के साथ महत्वपूर्ण व्यापारिक संबंध बनाने का मौका मिल गया।
इसके बाद अडानी ग्रुप ने जनवरी 2018 में दिल्ली में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मेजबानी की। साथ ही इजरायली फर्म एल्बिट सिस्टम्स के साथ सैन्य ड्रोन बनाने के लिए तेलंगाना में एक सुविधा का उद्घाटन किया और साल 2022 में ग्रुप ने इजराइल में हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण भी कर लिया। मतलब नरेंद्र मोदी इजराइल जाते हैं, एप्स्टीन को इसकी जानकारी होती है, एप्स्टीन तो कह रहा है ट्रंप को खुश करने के लिए जाते हैं, उसके बाद धंधा मिल जाता है अडानी को। इसके बाद नरेंद्र मोदी की अगली मीटिंग फिक्स होती है सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सीन लूंग के साथ। जून 2018 में मोदी सिंगापुर गए और उसी महीने में सिंगापुर की सरकारी निवेश फर्म टेमासेक ने अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन APSEZ में 369.65 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से 1000 करोड़ रुपए का निवेश किया, जिससे APSEZ के एक शेयर की कीमत 2.75% से बढ़कर 372 रुपए हो गई। इसके बाद नवंबर 2021 में नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दौरान श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे से मुलाकात की और इसके कुछ महीनों बाद जून 2022 में सीलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड SEB के अध्यक्ष MMC फर्नांडो ने संसदीय पैनल के सामने दावा किया कि राष्ट्रपति ने उनसे परियोजना अडानी ग्रुप को देने के लिए कहा, क्योंकि मोदी ने परियोजना को अडानी ग्रुप को देने के लिए राष्ट्रपति पर दबाव डाला था। इस खुलासे के बाद श्रीलंका में हंगामा मच गया, जिसके बाद अधिकारियों ने अपनी टिप्पणी वापस ले ली और अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले फरवरी 2020 में प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे ने दिल्ली में मोदी से मुलाकात की थी, जिसमें कोलंबो बंदरगाह के ईस्ट कंटेनर टर्मिनल को संचालित करने के लिए अडानी ग्रुप को दिए जाने पर बात हुई। यूनियंस और बौद्ध धर्मगुरुओं के विरोध के बाद श्रीलंका इस समझौते से मुकर गया। लिस्ट बहुत लंबी है। साल 2023 में नेपाल के प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी के साथ एक मीटिंग की, जिसके बाद अडानी ग्रुप की नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को अपने नियंत्रण में लेने के लिए नेपाली ऑफिशियल्स अधिकारियों के साथ बातचीत शुरू होती है। अक्टूबर 2023 में दिल्ली में तंजानिया की राष्ट्रपति समीहा सुलुहु आए और 8 महीने बाद मई 2024 में अडानी पोर्ट्स को तंजानिया के दारे सालम पोर्ट का एक कंटेनर टर्मिनल 30 साल के लिए संचालित करने के लिए मिल गया। दिसंबर 2023 केन्याई राष्ट्रपति नई दिल्ली आते हैं और मोदी से मुलाकात करते हैं। इसके 3 महीनों बाद मार्च 2024 में अडानी ग्रुप ने नैरोबी हवाई अड्डे को विकसित और विस्तारित करने का प्रस्ताव दिया। जून में केन्याई अधिकारियों ने राष्ट्रीय विमानन नीति में बदलाव किया और हवाई अड्डे के निवेश की योजना को मंजूरी दे दी। हालांकि अब इस सौदे पर रोक लग चुकी है। इस पूरी कहानी में कई धागे हैं, ईमेल्स हैं, मुलाकातें हैं, बयानों में बदलाव हैं, टाइमलाइन के संयोग हैं और फिर अंतर्राष्ट्रीय दौरों के बाद उभरता हुआ कारोबारी समझौता है। एक तरफ नाम आता है हरदीप सिंह पुरी का, दूसरी तरफ जेफरी एप्स्टीन का। फिर उसी दौर में भारत की राजनीति के केंद्र में उभरते हैं नरेंद्र मोदी और कई अंतर्राष्ट्रीय डील्स, जिनसे सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाला दिखता है अडानी ग्रुप। सवाल इसलिए हैं क्योंकि घटनाएं सिर्फ अलग अलग नहीं हैं, ये एक ही टाइमलाइन में साथ साथ चलती दिखाई देती हैं। ईमेल्स में इंडिया के इंटरेस्ट की बात होती है, मुलाकातों की संख्या पर अलग अलग दावे सामने आते हैं और फिर उसी दौरान सत्ता और कारोबारी विस्तार का ग्राफ तेजी से ऊपर जाता है। क्या ये सब कुछ महज एक संयोग है या फिर सत्ता, कूटनीति और कॉरपोरेट नेटवर्किंग के बीच कोई ऐसा गठजोड़ है जिसकी परतें अभी पूरी तरीके से खुली ही नहीं? सवाल यह भी कि दुनिया भर में जब भी जेफरी एप्स्टीन का नाम किसी राजनेता के साथ जुड़ा तो राजनीतिक दबाव बना। कई देशों में नेताओं को सफाई देनी पड़ी, जांच का सामना करना पड़ा, इस्तीफा तक हुआ। ब्रिटेन में तो हालात ऐसे हैं कि प्रधानमंत्री कियर स्टारमर की ही पार्टी के लोग उनसे इस्तीफा मांग रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को अमेरिका में राजदूत बनाया जिसके एप्स्टीन से संबंधों की चर्चा थी। हरदीप पुरी के मामले में अब तक सबसे ज्यादा जो देखने को मिला वो है बयानों में बदलाव। पहले इनकार, फिर सीमित स्वीकार, फिर उस लिहाज से नहीं मिले थे जैसी भाषा, लेकिन साफ सीधा ठोस जवाब अब भी सामने नहीं आया। सवाल यह है कि क्या ये सब सिर्फ व्यक्तिगत स्तर का संपर्क था या फिर इसके पीछे कोई बड़ा बैकिंग था? क्या कोई ऐसा पावर सर्कल था जो इन मुलाकातों को संभव बना रहा था? क्योंकि अगर ये सब सिर्फ एक ही व्यक्ति की निजी पहल होती तो क्या राजनीतिक परिणाम अलग नहीं होते? क्या अब तक हरदीप पुरी से इस्तीफा नहीं ले लिया जाता? आपको क्या लगता है? अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन जरूर दबा दें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। शुक्रिया।